जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हुंकार बैच के अंतर्गत आज की इस शानदार सी बेहतरीन सी कक्षा के लिए। आज हम समास टॉपिक का वन शॉट आप सभी के लिए लेके आए हैं। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बार बार आ रहा था कि सर समास टॉपिक का वन शॉट ला दीजिए, समास टॉपिक का वन शॉट ला दीजिए। तो ये आ गया है समास टॉपिक का वन शॉट आप सभी की डिमांड पर। बेहतरीन सी क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। कंप्लीट थ्योरी होगी, उसके बाद क्वेश्चंस भी इस टॉपिक पे रहने वाले हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न करता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये कविता की इसलिए भी आपको अभी बहुत जरूरत है कि आपकी परीक्षा बिल्कुल सामने खड़ी है। 1 तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और बेटा अब तक कई बार आप लोगों ने कुछ प्रश्न किए होंगे, नहीं हल हुए होंगे, मेहनत की नहीं हुई, कई बार टाइम टेबल बनाया फॉलो नहीं हुआ। लेकिन बेटा अब उस सब से बाहर निकल के अपने आप को आत्मविश्वास देके परीक्षा में सर्वोत्तम करके आने की घड़ी आ चुकी है। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा अच्छे से मेहनत करनी है और झंडा बुलंद करके आना। बिहार बोर्ड क्लास 12th के बच्चों ध्यान रखना, मैं चाहता हूं कि इस बैच से टॉपर्स निकले और मिठाई का डब्बा लेके जरूर पहुंचना है। क्लास को ध्यान से देखो, उसके बाद कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा दो कि सर मजा आ गया क्लास, या जो कुछ भी अपना प्रेम बरसा दो कमेंट सेक्शन में। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए। आपकी परीक्षाएं आ गई हैं, बिल्कुल द्वार पर खड़ी हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद की बेटा झंडा गाड़ के आओ। 95+ तो तुम सब लेके आओ। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो हमेशा की तरह तिरंगे को सलाम करते हुए आज के इस शानदार से सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना भाई, हमेशा की तरह तिरंगे को सलाम करते हुए आज के इस शानदार से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बेहतरीन सा ये सेशन रहने वाला है। जी हाँ, पूजा हालदार साथ में जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया, स्वागतम। तो शुरू करते हैं भाई आज के सेशन को। समास टॉपिक सम धन आज से मिलकर ये बना है, जहां शब्द पास पास जुड़ते हैं, पास पास आते हैं और वहां कुछ कारक चिन्ह या फिर ऐसे शब्द जिनकी वहां जरूरत नहीं होती है उनका लोप हो जाता है, वो शब्द गायब हो जाते हैं। ये इसके अंतर्गत होता है। प्रत्यय टॉपिक इससे पहले हम पढ़ चुके थे। प्रत्यय मैंने आपको बताए थे, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा, उदाहरण सब कुछ बताया था। साथ ही साथ कुछ नियम भी बताए थे, खासकर उसमें एक और यह प्रत्यय ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण तो बाकी भी हैं, प्रत्यय टॉपिक के अंतर्गत तो कहीं से भी प्रश्न पूछ लेगा, लेकिन ये जो यह प्रत्यय और एक प्रत्यय है ये शब्द शुद्धि के अंतर्गत भी काम आते हैं। इस टॉपिक के बाद मैं आपको शब्द शुद्धि ही पढ़ाऊंगा। अब तक हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं? वर्णमाला हमने कर लिया बेटा, ठीक है ना। फिर हमने रस किया था, शायद से एक बीच में एक टॉपिक उठा के ले आया था मैं। बाकी इसके अलावा हमने संधि पढ़ लिया है, हमने उपसर्ग पढ़ लिया है, हमने प्रत्यय पढ़ लिया है और अब हम समास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा बेटा, जब दो या दो से अधिक, देखिएगा जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन शब्द की रचना होती है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? समास कहते हैं। और इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को सामासिक शब्द, इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सामासिक शब्द कहते हैं। इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को सामासिक शब्द कहा जाता है। देखिएगा, समास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली।
समास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी हैं? महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी हैं? जैसे एक है समास विग्रह, एक होता है बेटा पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। इन कुछ कुछ शब्दावलियों को हमने समझना है। देखिए, जैसे यहां एक उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि ये साथ साथ लिख दिया इसने। अच्छा, ऐसे होगा, ये राजकुमार यहां नहीं, यहां होगा राजा का कुमार, राजा का कुमार। इस तरफ लिखेंगे राजा का कुमार, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये राजकुमार। अच्छा, इसमें मिस्टेक हो ही रही है अच्छी खासी, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं। ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूं, इसी को मैं आपको फिर से लिख के यहां पर दिखाता हूं कि कैसे पूर्व पद इत्यादि होते हैं। देखिएगा बेटा, जैसे एक शब्द है राजा का कुमार, राजा का कुमार शब्द से ये शब्द बनेगा राजा का कुमार। राजा का कुमार बराबर क्या हो जाएगा, राजकुमार, राजकुमार। राजा का कुमार अर्थात राजकुमार, ठीक है ना। राजा का कुमार यानी कि राजकुमार। बहुत ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब इन्हें हम अलग अलग करके लिखते हैं बेटा, तो उसे तो हम कहते हैं समास विग्रह। यह क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। इसे कहा जाता है समास विग्रह, ठीक है ना, जब इन्हें अलग अलग करके लिखा जाएगा। बाकी ये जो पद है, जो ये साथ साथ लिखा जा रहा है यहां, इसे हम कहते हैं समस्त पद। इसे क्या कहते हैं हम, समस्त पद कहते हैं, या फिर इसे हम सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद या फिर शब्द, ऐसे नामों से इसे हम जानते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा बेटा कि इस शब्द में जो ये पहला वाला शब्द है, राज कह लीजिए या फिर राजा कह लीजिए, ये क्या होता है। हाँ सर, मेरी हेल्थ, हार्ट लिखा है वैसे तो, बच्ची ने मेरी हेल्थ कहना चाह रही होंगी, हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं क्लास रिकॉर्डेड कर लूंगी। आई एम सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड क्लास कर लेना, लेकिन ध्यान रखना ये वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और समाज तो शायद से क्लास 12 के बोर्ड्स में भी है ना, ये समाज टॉपिक तो वहां भी आएगा। बाकी CUET के लिए तो बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मिस मत करना, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। देखिएगा, राजकुमार, तो राजा का कुमार, यहां बेटा ये जो पहला वाला पद है, राज कह लीजिए या फिर राजा कह लीजिए, इसे मैं कह सकता हूं प्रथम पद। इसे क्या कह सकता हूं बेटा, प्रथम पद कह सकता हूं। और जो ये कुमार शब्द है, इसे मैं द्वितीय पद कह सकता हूं। द्वितीय पद कह सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना बोलिएगा बेटा, कह सकते, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये जो बेटा प्रथम पद है, ये जो क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद, इसे हम, इसी को बेटा हम अन्य नाम पूर्व पद के नाम से भी जान सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, पूर्व पद। और ये जो द्वितीय पद है, इसी को हम उत्तर पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे हम उत्तर पद भी कह सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रथम पद को हम पहला पद भी कह ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं बेटा, पहला पद। और ये जो बाद वाला पद है, इसे हम कहते हैं दूसरा पद। इसे क्या कह सकते हैं हम, दूसरा पद, दूसरा, दूसरा पद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है कुछ कुछ शब्दावलियां यहां से आप सीखे, समास विग्रह, समस्त पद या फिर सामासिक पद, और साथ ही साथ हमने प्रथम पद, द्वितीय पद, इनको समझा। अच्छा, यहां बेटा आपको कुछ कुछ शब्दों के मतलब भी समझने होंगे। जैसे एक शब्द है प्रमुख और एक शब्द है अप्रमुख। प्रमुख और अप्रमुख, बेटा प्रमुख किसे कहते हैं, तो प्रमुख वो है जिसकी महत्वता ज्यादा होती है, जिसकी महत्वता ज्यादा होती है वो है प्रमुख। जैसे कि आप कहें कि घर में मेरी तो तवज्जो ही नहीं है, मुझे तो कोई इज्जत देता ही नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सब भाई की ही सुनते हैं, सब उसी को लाड प्यार करते हैं, मुझसे तो कोई प्यार भी नहीं करता। अच्छा, तो उसको महत्वता दे रहे ना, आप क्या कहोगे, वही प्रमुख है आपके लिए तो, और मैं क्या हूं, अप्रमुख हूं, कुछ ऐसा कह सकते हैं। समझने के लिए बता रहा हूं बेटा, यहां तो हम पदों की बात करेंगे, यहां हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे समास में, लेकिन
समझने के लिए आपने प्रमुख और अप्रमुख समझा। बेटा ये जो प्रमुख होता है इसी को मैं मुख्य भी कह सकता हूं, प्रमुख को ही क्या कह सकता हूं मैं, मुख्य भी कह सकता हूं, ठीक है ना, मुख्य शब्द भी इसे कह सकता हूं। और जो ये अप्रमुख है इसके लिए हम गौण शब्द का प्रयोग भी करते हैं। जो ये अप्रमुख है बेटा इसको हम गौण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब गौण भी कहते हैं, इसको हम गौण भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ ये चीज मैंने आपको यहां पर बताई है, सिखाई है कि प्रथम पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है इत्यादि, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिएगा, ये आप समझ गए बेटा समास वगैरह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है। आइए इसे मैं यहां लिखित में भी आपको दिलवा देता हूं, यहां पर समझा देता हूं कि सामाजिक शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जो सामासिक शब्द है जब हम उसे अलग अलग करके लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं, ठीक है ना। अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाएगी। और पूर्व पद क्या होता है बेटा, तो सामासिक शब्द के पहले पद को, ध्यान से देखिएगा, सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद, पहले पद को क्या कहते हैं, सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, प्रथम पद भी कहते हैं, पहला पद भी कह ही सकते हो, सीधी सीधी बात है। और जो उत्तर पद है वो क्या होता है बेटा, सामासिक पद के दूसरे पद, जब वो दूसरा पद है, ये पहला पद ये दूसरा पद, जो दूसरा पद है बेटा सामासिक शब्द के दूसरे पद को उत्तर पद या फिर द्वितीय पद कहते हैं। जो दूसरा पद है उसे उत्तर पद भी कह सकते हैं हम, द्वितीय पद भी कह सकते हैं। इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। आगे देखिएगा बेटा, संधि टॉपिक मैंने आपको समझा दिया था, पढ़ाया था बहुत अच्छे से। अब देखिएगा संधि और समास में क्या अंतर है, संधि और समास में क्या अंतर है इसे एक बार समझते हैं। देखिएगा कि संधि और समास में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। संधि और समास में निम्नलिखित अंतर होते हैं, क्या क्या होते हैं वो अंतर देखिएगा कि संधि में दो वर्णों, संधि में दो वर्णों ऐसे लिखा जाएगा, वर्णों, ण के ऊपर ओ की मात्रा, यहां ये गलती से नीचे छपा है। संधि में दो वर्णों का योग होता है, दो वर्णों का योग होता है, किंतु समास में दो पदों का योग होता है। समास में क्या होता है, दो पदों का योग होता है, ठीक है ना, समास में दो पदों का योग होता है बच्चा। संधि में तो दो वर्णों का योग होगा, दो वर्णों के मेल की प्रक्रिया में जो विकार होता है उसी को संधि कहते हैं, ये समझाया था मैंने आपको। और समास में क्या होता है, तो समास में प्यारे साथी, प्यारे बच्चा, समास में दो शब्दों का, दो पदों का मेल होगा, दो पद इसमें जुड़ते हैं। संधि में दो वर्णों के मध्य विकार होता है, क्या होता है, विकार। संधि में विकार होना अनिवार्य है, विकार नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। किंतु समास में कुछ शब्दों या कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। समास में क्या होता है, कुछ शब्दों का या फिर कारक चिन्हों का। वैसे चिन्ह शब्द ऐसे लिखते हैं, जो यहां टाइप हुआ ये गलत है, चिन्ह ऐसे, तो चिन्हों लिखना है, इसी में बहुवचन कर देंगे इसका, चिन्ह। कुछ शब्दों या कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। जब हम संधि को तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है बेटा। और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। समास को तोड़ना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है, विग्रह कहलाता है। आगे देखिएगा, अब हम समास के भेद की बात करते हैं। समास के भेद, ध्यान रखिएगा बेटा, समास के भेद अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत इसमें भ्रांति है। तो समास को प्रधानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जितनी भी बेहतर पुस्तकें हैं वो यही वर्गीकरण देती हैं, पर कुछ कुछ पुस्तकों में 6 समास के भेद भी दे दिए जाते हैं, जो कि अतार्किक हैं। दिया जाना बिल्कुल गलत है। ये सही तरीका है कि समास को प्रधानता के आधार पर, समास को हम वर्गीकृत ही बेटा किस आधार पर करते हैं, तो प्रधानता के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। प्रधानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तथा प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं बेटा, 4 भेद। कौन कौन से हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ये 4 भेद होते हैं समास के, ये 4 भेद होते हैं समास के। देखिएगा यहां आपको डायग्राम के माध्यम से भी दिख रहा है कि समास के भेद। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है बेटा, पहला पद प्रधान, प्रधान बताया था ना, जिसका महत्व ज्यादा हो। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता भी महत्वपूर्ण है और पिता भी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से बहुव्रीहि समास की बात कर लेंगे तो इसमें अन्य पद प्रधान होगा। कौन होगा बेटा, अन्य पद, कोई तीसरा ही पद इसमें प्रधान होता है। जो पद यहां दिए हैं उनसे कोई अलग।
आगे देखिएगा तत्पुरुष समास एक होता है। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है ना, तत्पुरुष समास में बेटा उत्तर पद प्रधान होता है। देखिएगा ये जो तत्पुरुष समास है इसी के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो है समानाधिकरण, एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। ये वाला हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी नई चीज हो सकती है। समानाधिकरण और व्याधिकरण ये तत्पुरुष के ही दो भेद होते हैं। ये जो व्याधिकरण है बच्चा, ये जो व्याधिकरण समास होता है इसी के अंतर्गत कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष इत्यादि आते हैं। यानी विभक्तियों वाले जो भी समास हैं वो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है ना, 6 विभक्तियां इसमें आती हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। और समानाधिकरण तत्पुरुष जो होता है इसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसके अलग अलग भेद होते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण भेद होता है द्विगु, इसे हम समझे। ठीक है, अब हम पहले समास को समझना शुरू करते हैं, अव्ययी भाव समास। कि ये क्या होता है भाई? अव्ययी भाव समास क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिएगा तो बेटा जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा सामासिक शब्द में अव्यय का भाव प्रधान होता है। क्या होता है? सामासिक शब्द में क्या होता है बेटा? अव्यय का भाव प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे कहा जाएगा अव्ययी भाव समास। देखिएगा इसका पूर्व पद प्रायः अव्यय या फिर उपसर्ग होता है। पूर्व पद यानी कि पहला पद, जो अव्ययी भाव समास है बेटा उसका पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रायः या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होते हैं आपको पढ़ाया ही है, मैंने बताया ना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और अव्यय क्या होते हैं बेटा? ऐसे शब्द जिन पर लिंग का, वचन का, कारक का, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं। तो कुछ अव्यय और उपसर्ग इनके प्रारंभ में देखने को मिलते हैं। आगे देखिएगा, समस्त पद में लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अव्ययी भाव समास है वो अपने आप में अव्यय का ही रूप धारण कर लेता है, वो अव्यय ही होता है बेटा। तो समस्त पद में लिंग का, वचन का, कारक का, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिएगा, धीरे धीरे, घड़ी घड़ी, पल पल आदि पुनरावृत्ति वाले शब्दों में अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, ये सभी शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो कि धीरे धीरे चल रहा है, घड़ी घड़ी चल रहा है, पल पल आदि। आगे देखिएगा, अब पहचान क्या हो सकती है बेटा इसकी? पहचान की बात कर लें, अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो सामासिक शब्द के प्रारंभ में भर, निर यानी कि इसमें हलंत लगा लो, भर, निर, अनु, प्रति, यथा, अन, हर, आ, बे, उप आदि होगा। यह सामासिक शब्द के प्रारंभ में होगा तथा शब्द की पुनरावृत्ति होगी, जैसे कि तेज तेज, यहां भी अव्ययी भाव समास है। क्षण क्षण अव्ययी भाव समास है। शब्द की पुनरावृत्ति भी हो सकती है या फिर शब्द के प्रारंभ में अव्यय या फिर उपसर्ग देखने को मिल सकते हैं, उन सभी में अव्ययी भाव समास होगा। आइए उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे बेटा आजन्म शब्द है, आजन्म, तो आ यहां पर देखने को मिल रहा है आपको आजन्म, जन्म से, आजीवन, जीवन भर, आकंठ, कंठ तक, आकंठ कहते हैं कंठ तक। ये जो बाद वाला है बेटा ये है समास विग्रह, और जो पहले आपको देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं हम समस्त पद। केवल एक दो उदाहरण नहीं करवा रहा हूं आपको, इतने उदाहरण करवा रहा हूं कि मजा आ जाए। इसके बाद किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी गारंटी ले रहा हूं साथ में। मतलब 98%, 99% तो आपको किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बाकी ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर इससे बाहर से सवाल बना ही नहीं सकता, वो तो बेटा कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यही लगेंगे। मेरे ख्याल में अगर कोई बाहर का सवाल भी बन गया तो आप उसे भी कर पाएंगे। हालांकि मैं इतने सवाल करवा रहा हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन बनाना लगभग चांस कम ही है, मतलब नहीं के बराबर है। अनुक्रम शब्द है, अनुधन क्रम से बना है, अनु उपसर्ग है इसमें। अनुक्रम तो क्रमानुसार, ये जो बाद वाला है ये इसका
समास विग्रह है। समास विग्रह भी आपको आना चाहिए। कभी कभी वो ऐसे दे देता है कि दिए गए पद का समास विग्रह बताइए, तो आपको विग्रह भी आना चाहिए। अनुगमन, अनु धन गमन से बना है, गमन के पीछे गमन, ये इसका विग्रह होगा। गमन के पीछे गमन, अनुगमन, गमन के पीछे गमन। आगे देखिएगा, यथा सामर्थ्य यानी कि सामर्थ्य के अनुसार। यथा सामर्थ्य का क्या मतलब होता है? सामर्थ्य के अनुसार। आगे देखिएगा, अगला है यथाशक्ति। यथाशक्ति शब्द है बेटा, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का क्या मतलब हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। आगे देखिएगा, यथाशीघ्र। यथा यानी कि जितना शीघ्र हो, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। आगे देखिएगा, प्रतिक्षण शब्द है, प्रतिक्षण। प्रतिक्षण शब्द है तो बेटा इसका समास विग्रह हो जाएगा हर क्षण। प्रतिक्षण का समास विग्रह क्या होगा? हर क्षण। हर क्षण इसका समास विग्रह होता है। प्रतिपल की बात कर लेंगे तो प्रतिधन पल से ये मिलकर बना प्रतिपल, हर पल ही है यहां भी। आगे देखिएगा, प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा कहते हैं बेटा हिंसा के बदले हिंसा। ये सब बाद वाले समास विग्रह हैं, तो हिंसा के बदले हिंसा। प्रत्यारोप शब्द है तो आरोप के बदले आरोप। आरोप के बदले आरोप, ये है प्रत्यारोप। आरोप के बदले आरोप, प्रत्यारोप है। आरोप के बदले आरोप। प्रत्येक शब्द है हर एक। प्रत्येक शब्द है बेटा हर एक, इसका समास विग्रह। प्रत्येक का समास विग्रह क्या होगा? हर एक। आगे देखिएगा, अनुसार शब्द है, अनुसार, अनुधन सार। तो जैसा सार है वैसा। सप्रमाण, सधन प्रमाण से मिलकर बना है, इसका मतलब हो जाएगा प्रमाण सहित। सब प्रमाण यानी कि प्रमाण सहित। भर पेट, इतने उदाहरण करवा दूंगा बेटा, इससे बाहर नहीं आएगा। भर पेट, पूरी किताब पढ़ा रहा हूं ये समझ लो। भर पेट तो पेट भर। आगे देखिए, निर्विवाद, बिना विवाद के। निर्विवाद का विग्रह क्या हो जाएगा? बिना विवाद के। आगे देखिएगा, निर्भय शब्द है बिना डर के। नीरस शब्द है बिना रस के। निरोग शब्द है बिना रोग के। बाकी ये जो ऐसे शब्द हैं बेटा, जैसे निर्विवाद, निर्भय, नीरस, निरोग, ऐसे शब्दों में आगे एक चीज और भी बताऊंगा बाद में, निय तत्पुरुष समास। अगर वहां ऐसे शब्द आ जाएं और विकल्प में आपसे पूछा जाए, प्रश्न में पूछा गया हो कि कौन सा समास है, वहां अव्ययी भाव समास भी दिया हो और न्य तत्पुरुष, न्य तत्पुरुष समास भी दिया हो, तो बेटा आप न्य तत्पुरुष समास को उत्तर करना, चाहे अव्ययी भाव भी दिया होगा तो। लेकिन अगर न्य तत्पुरुष नहीं दिया फिर आप अव्ययी भाव लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखिएगा, हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष। हाथों हाथ का विग्रह हो जाएगा हाथ ही हाथ में। ये था बेटा अव्ययी भाव समास। ये हम समझ रहे थे अव्ययी भाव समास को, ठीक है ना। ये हम समझ रहे थे बेटा अव्ययी भाव समास को। अब हम शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे, अब हम देखेंगे द्वंद्व समास को। अब हम समझेंगे द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास में बेटा दोनों ही पद, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी, दोनों ही प्रमुख होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, प्रथम पद भी प्रधान होगा और द्वितीय पद भी इसमें प्रधान होगा, ठीक है ना। ये अच्छा, एक बार मुझे ये बता दीजिए कि जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है, जितना ये बता दिया है, इतना किस किस के समझ में आ गया है? एक बार थम्स अप देके बता दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, यहां तक समझ गए हैं। बाकी बेटा इन चैप्टर्स में मेहनत भी आपको करनी होगी। जितना मैंने पढ़ाया है उसको आपने पढ़ना होगा। मैं बहुत ऐसा कंटेंट लेके नहीं आ रहा हूं कि बस आपको खुश करने के लिए। खुश करना मेरा उद्देश्य नहीं है बेटा, मेरा उद्देश्य है सिखाना। और एक ही बार में आपको सब कुछ दिमाग में याद हो जाए ऐसा नहीं होगा, धीरे 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 ही होगा। आपको 2 बार 3 बार चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मैं चीजें ज्यादा बता रहा हूं। अगर मैं कम बताता तो मैं भी इस बात की गारंटी ले लेता कि हाँ बेटा क्लास में ही सब कुछ याद करा दूंगा, फिर 2-4 उदाहरण करा के मैं कह देता कि हाँ ये हो गया। लेकिन क्योंकि मैं ज्यादा करा रहा हूं तो थोड़ी सी अपच हो सकती है, इसलिए 2-3 बार 4 बार पढ़िएगा। जिस समास में देखिएगा, द्वंद्व समास क्या होता है बेटा? जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कि इसमें योजक अव्यय का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है? योजक अव्यय का, इसमें योजक अव्यय का लोप हो जाता है। जो बीच का योजक अव्यय है, जो जोड़ने वाला अव्यय है, उसका लोप हो जाता है, वो
गायब हो जाता है। कुछ विद्वान हिंदी की गिनतियों को भी द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। 65, 79, 67 ऐसी गिनतियां द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं बेटा, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ये 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के, ठीक है ना। ये 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के। अब समझिएगा, जैसे इतरेतर द्वंद्व समास है, कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। क्या होता है ये इतरेतर द्वंद्व समास? क्या होता है भाई, किसे कहा जाता है इतरेतर द्वंद्व समास? तो देखिएगा कि जहां दोनों पद और शब्द से जुड़े होते हैं, जहां दोनों पद और शब्द से जुड़े होते हैं वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है। वहां पर क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व समास वहां पर होगा। जैसे माता पिता, यहां आपको माता पिता शब्द देखने को मिल रहा है बेटा। इसका जब हम विग्रह करते हैं, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा माता और पिता। क्या हो जाएगा? ये माता और पिता, ये इसका विग्रह होगा, माता और पिता। आगे देखिएगा, अन्न जल की बात कर लेंगे, अन्न जल। तो बेटा अन्न और जल, ये जो और अव्यय है, ये संयोजक अव्यय है, इसका लोप हो जाता है। यहां सीता और राम की बात करेंगे, सीता और राम, इस और का लोप हो जाता है और शब्द बन जाता है सीताराम। वैसे ये जो योजक अव्यय है बेटा, ये ऐसा होता है कि इसमें ये जो बीच में डैश नजर आ रहा है ना, ये छोटा होता है थोड़ा सा, इधर से भी छोटा, इधर से भी छोटा, इधर से भी थोड़ा छोटा, इधर से भी थोड़ा छोटा, ठीक है ना। इधर से भी थोड़ा छोटा इन सभी में, इधर से भी थोड़ा छोटा। वो टाइपिंग का एरर है, मिल नहीं पाया होगा छोटा वाला। हो सकता है आपका एग्जामिनर भी कई बार क्वेश्चन बनाए तो वो उसमें बड़ा डैश लगा दे, लेकिन होता बड़ा नहीं है। टाइपिंग के सॉफ्टवेयर्स में कई बार नहीं मिल पाता, मिलने को मिल जाता पर हर किसी को नहीं पता होता है, और थोड़ा कठिन तो होता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए नहीं मिलता है। नहीं, बहुत जगह, बहुत सारी किताबों में नहीं देखने को मिलता ऐसा। लेकिन सही कौन सा? छोटा वाला। दाल भात की बात कर लेंगे बेटा, दाल और भात इसका विग्रह है। आगे देखिएगा, इसी तरीके से भाई बहन, आवागमन, इन सभी में इतरेतर द्वंद्व समास है। कैसे है इतरेतर द्वंद्व? क्योंकि इसमें दोनों महत्वपूर्ण है, माता भी महत्वपूर्ण है और पिता भी महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि माता की महत्वता ज्यादा है, पिता की महत्वता कम है। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। माता पिता दोनों की महत्वता बराबर है। इसी तरीके से देखिएगा, अन्न और जल, अन्न की भी महत्वता है और जल की भी महत्वता है, दोनों में से कोई भी कम नहीं है भाई। आगे देखिएगा, सीता राम की बात कर लेंगे, सीता और राम दोनों में से कोई कम नहीं है। अब जैसे माता पिता में से किसी एक को कम बता दो आप, माता पिता बाजार गए, आप कह दो माता बाजार गई है, बेटा पिता भी गए, आके ऐसे लपड़ मारेंगे ना तुम्हारे कान के नीचे। हाँ, सब कुछ शांत हो जाएगा फिर, ये हो जाता है। आगे देखिएगा, इसी तरीके से आवागमन है, हरिहर है, 55 है, राधा कृष्ण है, और लोटा डोर है, स्त्री पुरुष है, नर नारी है, गौरी शंकर है, राम लक्ष्मण है, हवा पानी है, इधर उधर है, 26 है, ऐसे शब्द। आगे देखिएगा, समाहार द्वंद्व समास है बेटा। समाहार द्वंद्व कह रहा जहां दोनों पदों के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य सभी पदों का भी ज्ञान होता है, उसी प्रकार के अन्य सभी पदों का भी ज्ञान होता है, वहां पर समाहार द्वंद्व समास होता है। वहां क्या होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिएगा, जैसे है धन दौलत, शब्द है धन दौलत, धन दौलत। तो बेटा यहां इस जैसे ही अन्य पदों का भी हमें भान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि धन दौलत आदि। हालांकि इसका विग्रह भी आपको परीक्षा में धन दौलत नहीं मिलेगा, धन दौलत आदि देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि क्या है? धन और दौलत ही देखने को मिलेगा, धन और दौलत। लेकिन सही बात क्या है कि इसमें इस जैसे अन्य पदों का भी बोध होता है, ठीक है ना। इस जैसे अन्य पदों का भी बोध होता है, वहां हम धन दौलत आदि ऐसा इसका विग्रह करते हैं। रुपया पैसा, परीक्षा की दृष्टि से रुपया और पैसा, समझने की दृष्टि से रुपया पैसा आदि, क्योंकि रुपया पैसा आदि का हम बोध कराते हैं। हाथ पांव की बात करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से हाथ और पांव, क्योंकि परीक्षा में हाथ और पांव ही आएगा, और समझने की दृष्टि से हाथ पांव आदि।
भूल चूक की बात कर लेंगे, भूल चूक आदि समझने की दृष्टि से, और परीक्षा की दृष्टि से भूल और चूक, भूल और चूक। आगे देखिएगा, इसी तरीके से लेन देन है, लेन देन, लेन और देन कर लेंगे, ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से ही देखिए सब में और लगा देंगे, द्वंद्व समास में सब जगह और, लेन देन, लेन और देन, भूत और प्रेत, खेत और खलिहान, छल और कपट, चाय और पानी, फूल और फल और फूल, चलता और फिरता, कूदा और फांदी, करनी और धरनी, रोना और धोना, लंगड़ा और लूला, झाड़ और फूक, खाना पीना, चिट्ठी पत्री, लूट मार, इन सभी में समाहार द्वंद्व समास है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक होता है बेटा वैकल्पिक द्वंद्व समास। क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास भी एक होता है। अब ये वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है भाई? ये वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है इसकी बात कर लें तो देखिएगा, जहां दोनों पद या अथवा शब्दों से जुड़े होते हैं वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। वहां पर क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। देखिएगा कि जय पराजय, लाभ हानि, जीवन मरण और गुण दोष, इन सभी में क्या है? इन सभी में क्या है बेटा? तो वैकल्पिक द्वंद्व समास है। इन सभी में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। देखिएगा, जय अथवा पराजय, क्या हो जाएगा? जय अथवा पराजय, ठीक है ना। तो या तो जय होगी या पराजय होगी, दोनों में से एक ही स्थिति तो हो सकती है, या जय या पराजय, ठीक है ना, जय अथवा पराजय। लेकिन ये समझने की दृष्टि से परीक्षा में जो आपको देखने को मिलेगा सीयूईटी में, वो जय और पराजय ही मिलेगा। लेकिन आपने पहचानना है कि ये जय अथवा पराजय है, या तो जय होगी या पराजय होगी, लाभ या हानि, लाभ अथवा हानि, दोनों में से एक ही स्थिति होगी। सर मैंने इंग्लिश से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो हिंदी की क्लास लेना जरूरी है। हिंदी इंग्लिश जरूरी है ना भाई दोनों? इंग्लिश नहीं मत लीजिए, इंग्लिश की क्लास ले रही हैं आप मनीष? अच्छा ठीक है, हाँ इंग्लिश की आप क्लास ले रहे हो तो आप हिंदी की मत लो, हिंदी की मत लो। लाभ हानि जो आपको आसान लग रहा हो उस विषय की क्लास लीजिएगा। लाभ हानि की बात करेंगे, लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि। आगे देखिएगा, जीवन मरण की बात कर लेंगे बेटा, जीवन मरण। तो यहां जीवन अथवा मरण, जीवन मरण में क्या आ जाएगा? जीवन अथवा मरण, जीवन अथवा मरण। आगे देखिएगा, गुण दोष की बात कर लेंगे, गुण दोष। गुण दोष में बेटा गुण अथवा दोष, गुण दोष में क्या आ जाएगा? गुण अथवा दोष, ठीक है ना, गुण अथवा दोष ऐसे। और परीक्षा में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, जय अथवा जय और पराजय, लाभ और हानि, जीवन और मरण, गुण और दोष। इसी तरीके से सुख और दुख, या तो सुख होगा या दुख होगा, या पाप होगा या पुण्य होगा, या हाँ होगा या ना होगा। कि भाई कोशिश करके देख लीजिए, क्या पता वहां से हाँ हो जाए या क्या पता वहां से ना हो जाए। जो भी हो कम से कम फाइनल तो हो जाए। या हाँ हो गया ना, या राग या द्वेष, राग कहते हैं प्रेम को और द्वेष कहते हैं प्रेम समाप्त हो जाना। आगे देखिएगा, 2 या 4, या 2 होगा या 4 होगा, थोड़ा बहुत या थोड़ा होगा या बहुत होगा, देवा या रात्र, ऊंचा या नीचा, यश या अपयश। आगे देखिएगा, बहुव्रीहि समास क्या होता है बेटा? बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? देखिएगा कि जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही अप्रधान होकर, पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही अप्रधान होकर नया अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों अप्रधान होकर यानी कि दोनों ही गौण होकर जब नया अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देवराज शब्द है, देवराज, तो देवों का राजा उसे कहते हैं देवराज, देवों का राजा यानी कि इंद्र। एक विशेष अर्थ है बेटा, एक विशेष अर्थ आ रहा है, अतएव यहां पर बहुव्रीहि समास है। गिरिधर की बात कर लेंगे, गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला यानी कि कृष्ण। गिरि को यानी कि पर्वत को किसने धारण किया था भाई? तो कृष्ण जी ने धारण किया था। आगे देखिएगा, घनश्याम शब्द है, घनश्याम, 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 बादल के समान श्याम है जो, बादल के समान श्याम है जो यानी कि घन है जो, तो घन के समान श्याम है कौन? तो बेटा कृष्ण। एक विशेष अर्थ यहां
दिख रहा है आपको। आगे देखिएगा, पीतांबर शब्द है, पीतांबर, तो पीत अंबर हैं जिनके, पीत यानी कि पीले, अंबर हैं जिनके, पीले अंबर किनके हैं, तो बेटा कृष्ण जी के, कृष्ण, ये एक विशेष अर्थ हो गया। वैसा पीतांबर विष्णु जी को भी कहते हैं। पीतांबर किसे कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं। विष्णु और कृष्ण दोनों के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। इसी तरीके से सूर्य पुत्र कौन है, एक विशेष अर्थ है बेटा सूर्य पुत्र का, कि सूर्य का पुत्र, लेकिन एक विशेष अर्थ क्या है, कृष्ण। जहां भी तीसरा पद प्रधान होगा वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। आगे देखिएगा, स्वर्गवास, कि स्वर्ग में वास यानी कि मृत्यु। स्वर्गवास का मतलब क्या हो जाएगा, स्वर्ग में वास यानी कि मृत्यु, यानी कि क्या, मृत्यु। ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसको हटा देते हैं यहां से। आगे देखिए, अब देखिएगा कि गुरुमुखी, गुरुमुखी का क्या मतलब है बेटा, गुरु के मुख से निकली, गुरु के मुख से निकली, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है पंजाबी भाषा की लिपि। गुरु के मुख से तो बहुत कुछ निकलता है, लेकिन गुरुमुखी का एक विशेष अर्थ हो गया पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि, अतएव ये बहुव्रीहि समास है। आगे देखिएगा, खगेश शब्द है, खगेश, तो खगों का ईश, खगेश यानी कि खगों का ईश, खगों का ईश, ठीक है ना, खगों का ईश, खग कहते हैं पक्षी को, पक्षियों का ईश कौन है बेटा, गरुड़। एक विशेष अर्थ यहां पर प्रधान है, एक विशेष अर्थ यहां प्रकट हो रहा है। आगे देखिएगा, कल मुहा, कल मुहा यानी कि काला मुंह है जिसका, कल मुहा, काला मुंह है जिसका, काला है मुंह जिसका यानी कि लांछित व्यक्ति, यानी कि क्या, तो लांछित व्यक्ति, काला है मुंह जिसका यानी कि लांछित व्यक्ति, जो लांछित व्यक्ति है उसे कहेंगे हम कल मुहा, उसे क्या कहते हैं, कल मुहा कहते हैं। आगे देखिएगा, निशाचर शब्द है बेटा, निशाचर, कि निशा में आचरण करने वाले, निशा में कौन आचरण करते हैं, रात को कौन इधर से उधर घूमते हैं, तो वो हैं राक्षस, दानव, राक्षसों को क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। राक्षस को क्या कहा जाएगा, निशाचर कहते हैं बेटा, निशाचर। आगे देखिएगा, चतुरानन शब्द है, चतुरानन, चार हैं आनंद जिनके, चतुरानन यानी कि चार हैं आनंद जिनके, चार आनंद किनके हैं, तो ब्रह्मा जी के। चार आनंद किसके हैं बेटा, ब्रह्मा जी के हैं चार आनंद, ब्रह्मा जी के चार आनंद यानी कि मुख हैं, मुख कितने उनके, चार हैं। आगे देखिएगा, पंचानन, पंचानन की बात कर लेंगे, पंचानन, तो बेटा पांच हैं, पांच हैं आनन जिनके, पांच हैं आनन जिनके, ठीक है ना। पांच आनन किनके हैं भाई, पांच आनन किनके हैं, पांच आनन किनके हैं, तो भगवान शिव के, ठीक है ना। पांच आनन किसके हैं, तो भगवान शिव के, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसी तरीके से शब्द है बेटा षडानन, इसी तरीके से शब्द है षडानन, क्या है, षडानन, षडानन, षडानन यानी कि षट हैं आनंद जिनके, षट यानी कि छह आनंद है, छह आनंद किसके हैं बेटा, कार्तिकेय के हैं, कार्तिकेय के आनंद कितने हैं, तो छह हैं। आगे देखिएगा, नकटा शब्द है, नकटा, नाक हो कटी हुई जिसकी, नकटा, नाक है कटा हुआ जिसका, यानी कि बेशर्म, यानी कि क्या, तो बेशर्म, नकटा उसे कहेंगे। आगे देखिएगा, मुरारी, मुर के अरी हैं जो, मुर, मुर एक राक्षस है, उसके अरी हैं जो, यानी कि दुश्मन है जो, कौन है मुर के अरी, तो बेटा कृष्ण है, कृष्ण को क्या कहते हैं, मुरारी कहते हैं, कृष्ण को कहा जाता है बेटा मुरारी। आगे देखिएगा, आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं, वो हैं आशुतोष, आशुतोष, तो थोड़े में तुष्ट हो जाते हैं जो, कौन हो जाते हैं थोड़े में तुष्ट, तो वो हैं भगवान शिव शंकर, भगवान शिव शंकर बहुत थोड़े में ही तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। आगे देखिएगा, मनोज किसे कहते हैं बेटा, मनोज, मन में जन्म लेता है जो, मन में कौन जन्म लेता है, तो काम वासना, काम चेतना, जो सेक्सुअल थॉट्स हैं वो मन में जन्म लेते हैं, तो इसीलिए कहा कि मन में जन्म लेता है जो, तो ये किसका
अर्थबोधक है कामदेव का, ठीक है ना, कामदेव। आगे देखिएगा कुसुम शर, कुसुम के बाण हैं जिनके, फूलों के बाण हैं जिनके, तो फूलों के बाण किसके हैं, कामदेव के ही बाण फूलों के हैं, तो ये कामदेव का पर्यायवाची है, ये कामदेव का पर्यायवाची है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़िएगा बेटा, यहां एक बात ये लिखी हुई है नोट के रूप में, देखिए कि बहुव्रीहि समास को समझने में अनेक लेखकों, क्या कह रहा है कि बहुव्रीहि समास को समझने में अनेक लेखकों तथा अध्यापकों ने गलती की है, जानकारी का अभाव तथा ध्यान न देना इसके कारण हो सकते हैं। कुछ त्रुटियां इस प्रकार हैं, जैसे चारपाई शब्द है, जैसे चतुर्वेद शब्द है, जैसे त्रिवेदी शब्द है, जैसे त्रिपाठी शब्द है, जैसे त्रिफला शब्द है, जैसे तिरंगा शब्द है, जैसे चौखट शब्द है, जैसे अष्टछाप शब्द है, जैसे त्रिमूर्ति शब्द है, जैसे त्रिवेणी शब्द है, जैसे नवग्रह शब्द है, जैसे पंचवटी शब्द है, जैसे पंजाब शब्द है, जैसे पंचांग शब्द है, जैसे पंचतंत्र शब्द है, पंचशर शब्द है, आदि को द्विगु समास के अंतर्गत मान लिया जाता है, परंतु विशेष अर्थ देने के कारण इन्हें बहुव्रीहि माना जाना चाहिए। कैसे माना जाना चाहिए, देखिएगा, चार पैर, चार पाई कह रहे हैं क्योंकि इसके चार पैर हैं इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेटा इसका एक अर्थ विशेष हो गया है। अब हर चार पैर वाली वस्तु को चारपाई नहीं कहते, चार पैर तो कुर्सी के भी होते हैं, क्या कुर्सी को हम चारपाई कहते हैं? अरे चार पैर तो भैंस के भी होते हैं, क्या भैंस को हम चारपाई कहते हैं? चार पैर तो कुत्ते के भी होते हैं, क्या कुत्ते को हम चारपाई कहते हैं? नहीं कहते ना। चारपाई का मतलब है खाट, जिसमें हम सोते हैं, खाट। आगे देखिएगा, इसी तरीके से चतुर्वेद है, इसका अर्थ फिक्स है। चतुर्वेद चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिक्स है। त्रिवेदी, तीन वेदों को जानने वाला, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। त्रिपाठी, तीन पठों को पढ़ने वाला, तीन पठों का जानकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, कोई भी तीन फल नहीं आते बेटा इसमें, फिक्स है। हरड़े, बहड़े, आंवला, फिक्स है। ऐसा नहीं कि कोई भी तीन फल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तिरंगा शब्द है, तिरंगा, तिरंगा शब्द बेटा, इसको हम बहुव्रीहि समास में रखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी तीन रंगों के समाहारित कपड़े को तिरंगा नहीं कहते हैं। तिरंगा का एक विशेष अर्थ है, तिरंगा का एक विशेष अर्थ है भारत का राष्ट्रध्वज। अष्टछाप, फिक्स हैं 8 कवि कौन कौन है अष्टछाप में, तो अष्टछाप शब्द भी बहुव्रीहि समास में आएगा। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियां कौन कौन है वो फिक्स हैं, ऐसे कोई भी दुनिया भर में मूर्तियां बना देंगे वो नहीं हो जाएंगी त्रिमूर्ति में। त्रिमूर्ति में बेटा ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु और महेश, ये तीन ही है। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार, तीन वेणियां पक्की हैं कि वो तीन वेणियां कौन कौन सी हैं, पक्की बात, कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। नवग्रह, नवग्रह 9 ग्रह हैं जो आकाश में, वो हालांकि अब विज्ञान के हिसाब से 8 ही ग्रह हैं, लेकिन नवग्रह शब्द जो हमारी, हम जब विधि विधान के आधार पर, हम जब वेदों इत्यादि के आधार पर देखते हैं तो वहां नवग्रह का विधान है। आगे देखिएगा पंचवटी, पंचवटी बेटा फिक्स है कि पंचवटी एक स्थान है महाराष्ट्र में, कहीं भी पंचवटी नहीं हो जाएगी, पंचवटी एक स्थान विशेष है। इसी तरीके से पंजाब, 5 नदियों के समाहारित स्थान को पंजाब नहीं कहते हैं बेटा, पंजाब अब एक स्थान विशेष हो चुका है जो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पड़ता है थोड़ा थोड़ा। पंचांग शब्द है जिसमें पंच अंग होते हैं, लेकिन पंचांग का एक विशेष अर्थ है जो हिंदू धर्म के आधार पर जो कैलेंडर होते हैं, जो पूरी पुस्तिका होती है, उसे कहते हैं। पंचतंत्र, 5 तंत्र हैं जिसमें, लेकिन एक विशेष अर्थ है बेटा, विष्णु शर्मा की पुस्तक है ये। पंचशर, 5 बाण हैं जिनके, लेकिन ये एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है कामदेव के लिए, अतएव यहां बहुव्रीहि समास है इन सभी में, ठीक है ना, इन सभी में बेटा द्विगु समास नहीं। आगे देखिएगा, उदाहरण स्वरूप हर 4 पैरों वाली वस्तु को चारपाई नहीं कहते, केवल खाट को ही चारपाई कहा जाता है, ठीक है ना, खाट को ही चारपाई कहते हैं, मेज, कुर्सी आदि को नहीं। इसी प्रकार उपर्युक्त सभी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तर्कों तथा प्रमाणों के साथ इसका विस्तृत विवरण कक्षा में दिया जाएगा, जो कि मैं विवरण आपको दे चुका हूं।
आगे देखिएगा, तत्पुरुष समास, जो कि समास के अंतर्गत चौथा और अंतिम भेद है। इसी के अंतर्गत हम कर्मधारय और द्विगु समास को भी पढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, कह रहा है जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में क्या, तो पूर्व पद जिस समास में पूर्व पद अप्रधान होता है, पूर्व पद क्या होता है बेटा, अप्रधान होता है, ठीक है ना, और जो उत्तर पद है वो होता है प्रधान। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है बेटा, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। उसको कहा जाएगा बेटा, उसको कहा जाएगा तत्पुरुष समास, उसको कहा जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। ऐसा होता है तत्पुरुष, ये, ठीक है ना, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद बहुधा संज्ञा या फिर विशेषण होता है। इस समास में क्या होता है, पहला पद बहुधा यानी कि मुख्यतया या तो संज्ञा होगा या फिर क्या होगा, वो विशेषण होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा कि बेटा तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। ये वाली चीज थोड़ी आपके लिए नई होगी, हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो। व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष की बात कर ले तो जिस समास के विग्रह में उसके अवयवों में भिन्न भिन्न विभक्तियां लगाई जाती हैं उसे व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आए कि समास के चार भेद होते हैं, अगर वहां पूछ लिया जाए समास के चार भेद होते हैं, तो आप स्पष्ट ये बात लिख के आना, एक नोट बना के लिख के आना, वरना कहीं हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स काट दे। कहना नोट में ये लिखना कि समास को प्रधानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इस आधार पर समास के चार ही भेद होते हैं। हालांकि कुछ वैयाकरणों ने, कुछ वैयाकरण किसे कहते हैं बेटा, वैयाकरण, ऐसे देखिएगा वैयाकरण, हालांकि कुछ वैयाकरण, वैयाकरण यानी कि व्याकरण के जानकार, हालांकि कुछ वैयाकरणों ने समास के 6 भेद भी बताए हैं, परंतु यह अतार्किक है। जब आप ये लिख के आ जाओगे फिर आपके एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपका नंबर काट ले, क्योंकि आपने कह दिया कि भाई ये जो 6 भेद मान रहे हो ना आप, ये अतार्किक है, ठीक है ना। वैसे बेटा 4 ही भेद होते हैं। आगे देखिएगा, जिस समास के विग्रह में उसके अवयवों में भिन्न भिन्न विभक्तियां लगाई जाती हैं उसे व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो 6। देखिएगा 6 भेद कौन कौन से हैं, 6 भेद कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहला आ जाएगा, सबसे पहला हो जाता है कर्म, सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष। कौन सा, कर्म तत्पुरुष यानी कि द्वितीय तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जिसे कि हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसके समास विग्रह में पूर्व पद, इसके समास विग्रह में क्या, तो पूर्व पद के साथ को कारक चिन्ह लगा होता है। को कारक चिन्ह किसका होता है, कर्म तत्पुरुष का ही तो होता है बेटा। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में। संबंध काकी के रारेरी नानेनी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। तो कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत को कारक चिन्ह का लोप होगा। जैसे ख्याति प्राप्त शब्द है तो ख्याति को प्राप्त। आगे देखिएगा, खड्गधर शब्द है तो खड्ग को धारण करने वाला, खड्ग को धारण करने वाला वो है खड्गधर। आगे देखिएगा, आपत्तिजनक यानी कि आपत्ति को जन्म देने वाला, पॉकेट मार यानी कि पॉकेट को मारने वाला। आगे देखिएगा, आदर्शोन्मुख शब्द है, आदर्शोन्मुख यानी कि आदर्श को उन्मुख। आदर्शोन्मुख का मतलब क्या हो गया बेटा, आदर्श को उन्मुख, ठीक है ना, आदर्श को उन्मुख। आगे देखिएगा, बाकी यहां पर मैं कुछ कुछ उदाहरण और आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, इन्हें आप लोग खुद से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये उदाहरण मैंने आपको अन्य भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। देखिएगा, इसके बाद है बेटा करण तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की अब हम बात कर रहे हैं कि इसके समास विग्रह में पूर्व पद के साथ से या फिर के द्वारा चिन्ह लगता है। पूर्व पद के साथ क्या लगेगा, से या फिर के द्वारा। जैसे पद से की जाने वाली यात्रा,
पद यात्रा की बात करेंगे तो पद से की जाने वाली यात्रा, पहले पद के बाद से कारक चिन्ह। दोषपूर्ण शब्द यहां आ रहा है तो दोष से पूर्ण, तो पहले पद के बाद से कारक चिन्ह। युक्त युक्त की बात करेंगे, युक्ति से युक्त, पहले पद के बाद से कारक चिन्ह। भयभीत, भय से भीत यानी कि भय से डरा हुआ, भय से डरा हुआ, ठीक है ना, भय से, बिल्कुल भय से भीत, भय से भीत। आगे देखिएगा, भय के कारण जिसकी हालत खराब हो रही हो ना, वो है भयभीत। आगे देखिएगा, प्रश्न आकुल यानी कि प्रश्न से आकुल, प्रश्न से आकुल, प्रश्न से आकुल। आगे देखिए, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, और अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित, ठीक है ना। ये सभी बेटा कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। बाकी कर्ण तत्पुरुष के कुछ और उदाहरण मैंने यहां आपको और भी उपलब्ध करवाए हैं, इन्हें आप लोग खुद से पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, अगला है संप्रदान तत्पुरुष। अगला है बेटा संप्रदान तत्पुरुष, जिसे कि हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष को क्या कहते हैं हम? चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इसके समास विग्रह में पूर्व पद के साथ के लिए कारक चिन्ह है, के लिए कारक चिन्ह लगता है, क्योंकि संप्रदान का कारक चिन्ह ही होता है के लिए। देखिएगा कि जैसे गुरु दक्षिणा शब्द है, जैसे गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा शब्द हो जाएगा। गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा। आगे देखिएगा, परीक्षा भवन शब्द है, परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन, वो हो जाएगा परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए है ना वो भवन। आगे देखिएगा, नाट्यशाला, तो नाट्य के लिए शाला, नाट्य के लिए, पहले पद के बाद के लिए कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है आपको। स्नानाघर, क्या? स्नानाघर, तो स्नान के लिए घर, पहले पद के बाद के लिए कारक चिन्ह और के लिए का लोप हो रहा है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। आगे देखिएगा, पाठशाला शब्द है, पाठशाला, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। पाठशाला को देखिएगा, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, तो पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए, चलो ठीक है, पाठ के लिए शाला यानी कि पाठशाला, पाठशाला। आगे देखिएगा, रसोई के लिए घर यानी कि रसोई घर, रसोई के लिए घर का मतलब हो जाएगा बेटा रसोई घर, ठीक है ना। बाकी देखिएगा, यहां कुछ कुछ उदाहरण मैंने आपको और उपलब्ध करवाए हैं, इन्हें आप लोग खुद से पढ़िएगा। ये उपलब्ध करवाए हैं बेटा, इन्हें खुद से पढ़ेंगे। अगला देखिएगा, अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष या फिर कह लीजिए पंचमी तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या फिर पंचमी तत्पुरुष। तो इसके समास विग्रह में ध्यान से देखिएगा, इसके समास विग्रह में पूर्व पद के साथ से या फिर अलग होने के अर्थ में कारक चिन्ह लगता है, से या फिर अलग होने के अर्थ में कारक चिन्ह लगता है। जैसे देखिएगा, पथ भ्रष्ट शब्द है, पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, ये हो जाएगा पथ भ्रष्ट। आगे देखिएगा, गुण रहित, गुण रहित, तो गुण से रहित, से कारक चिन्ह नजर आ रहा है बीच में। राजद्रोह, राज से द्रोह, बेटा ये अलग होने के अर्थ में आ रहा है, अपादान कारक है ना, अलग होने के अर्थ में आ रहा है। दोष मुक्त, तो दोष से मुक्त। जात बाहर, जात से बाहर। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है। आगे देखिएगा, ये उदाहरण आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे। इसके बाद है बेटा संबंध तत्पुरुष यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को क्या कहते हैं हम? षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष। देखिएगा, इसके समास विग्रह में, इसके समास विग्रह में पूर्व पद के साथ काकी के कारक चिन्ह लगता है। क्या लगता है? काकी के कारक चिन्ह लगता है। देखिएगा, गंगा जल शब्द है बेटा, गंगा जल, तो गंगा का जल, पूर्व पद के बाद का कारक चिन्ह। कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता। करोड़पति, करोड़ का पति। पशु बलि, पशु की बलि। आत्महत्या, आत्म की हत्या। जल राशि, जल की राशि। अन्नदाता, अन्न का दाता। तो ये सभी हैं संबंध तत्पुरुष के उदाहरण, या फिर कह लीजिए कि षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं, ठीक है ना। और भी कुछ कुछ उदाहरण यहां मैंने उपलब्ध करवाए हैं, इन्हें आप खुद से पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, अधिकरण तत्पुरुष
या फिर जिसे हम कह लेते हैं सप्तमी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, या फिर इसे हम सप्तमी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। देखिएगा कि इसके समास विग्रह में पूर्व पद के साथ में या फिर पर कारक चिन्ह लगता है। क्या लगता है? में या फिर पर कारक चिन्ह लगता है। जैसे कर्म में रथ, ध्यान से देखिएगा, कर्म में रथ तो पूर्व पद के बाद में कारक चिन्ह। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य में निष्ठा। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। गंगा स्नान, गंगा में स्नान। सर्वव्याप्त, सर्व पर व्याप्त। देशवासी, देश में वास करने वाला। देवाश्रित, देव पर आश्रित। तो इस तरीके से ये अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष आगे देखिएगा, शास्त्र प्रवीण शब्द है, शास्त्र प्रवीण। तो देखिएगा शास्त्र में प्रवीण, सर्वसाधारण की बात कर लेंगे, सर्व में साधारण। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। नीति निपुण, नीति में निपुण। तर्क कुशल, तर्क में कुशल। तो पहले पद के बाद में या फिर पर कारक चिन्ह देखने को मिलेगा तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा बेटा, यहां से वैयाकरणों की सूची में तत्पुरुष समास के 4 और प्रकार देखने को मिलते हैं। वैयाकरणों की सूची में 4 और प्रकार देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है बेटा अलुक तत्पुरुष समास। ये क्या होता है अलुक तत्पुरुष? इसकी बात कर लें तो देखिएगा अलुक तत्पुरुष कि इसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होता, कारक चिन्ह इसमें गायब ही नहीं होता है। जैसे इसका उदाहरण युधिष्ठिर बहुत फेमस है, पूछा जाता है। आत्मनेपथ बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना, ये उदाहरण ज्यादा महत्वपूर्ण। वाचस्पति पूछा जा सकता है। बाकी इस वाले में जितने उदाहरण मैंने आपको ये दे दिए, इन्हीं में से पूछेगा। अगर ज्यादातर संभावना युधिष्ठिर या फिर आत्मनेपद से है। अगर अलुक तत्पुरुष पूछेगा तो इन दोनों में से ही कोई उदाहरण वो पूछ लेगा। इसके अलावा बेटा न्य तत्पुरुष समास होता है, जो कि मैं शुरुआत में भी थोड़ा सा बता रहा था इसके बारे में आपको, कि इसमें पूर्व पद नकारात्मक होता है। पूर्व पद क्या होता है? नकारात्मक, न का बोध कराने वाला पहला पद होता है। जैसे निर्बल, तो पहला पद क्या है? नकारात्मक, न नहीं है बल जिसमें, निर्बल। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। नास्तिक, जो आस्तिक ना हो वो है नास्तिक। अनबन, अनबन हो जाना भाई, ठीक है ना, जहां बन नहीं रही हो वो अनबन। अनचाहा, जो चाहा न गया हो। अटूट, नापसंद, नालायक, गैर हाजिर, अमंगल। अब देखिएगा बेटा, ये जो उपपद तत्पुरुष है इसे पढ़ लीजिएगा आप चाहें तो खुद से, बाकी इसकी खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। और प्रादि तत्पुरुष, इसकी भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है ना। तो मैं इसे कट कर देता हूं, इन दोनों को मैं कट कर देता हूं। मन होगा तो पढ़ लीजिएगा, बाकी आवश्यकता इसकी आपको नहीं है। मन करे तो पढ़ लेना। समानाधिकरण तत्पुरुष को अब हम समझते हैं, क्या होता है ये समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिएगा समानाधिकरण तत्पुरुष किसे कहा जाता है? तो जिस समास के विग्रह में, ध्यान से देखिए, जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति आती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय समास आता है। क्या आता है? समानाधिकरण के अंतर्गत कर्मधारय समास एवं द्विगु समास कर्मधारय का ही उपभेद है। जो ये द्विगु है ये कर्मधारय का ही उपभेद होता है। देखिएगा बेटा, जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण, पूर्व पद क्या होता है? इसका गौण होता है, यानी कि अप्रमुख होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में यही तो होता है, तो ये तत्पुरुष का ही तो भेद है। इसके दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य, इसके दोनों पदों के मध्य क्या होता है? विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। देखिएगा विशेषण विशेष्य, तो बेटा नव युवक शब्द है। देखिएगा नव है जो युवक, तो युवक की विशेषता बता दी कि युवक कैसा है? नव है। युवक कैसा है बेटा? नव, नया है। इसमें दोनों तरीके के उदाहरण मिल जाएंगे, विशेषण विशेष भी, मतलब सारे उदाहरण, विशेषण विशेष भी और विशेष विशेषण भी, और कहीं कहीं तो ऐसा भी, ऐसे भी उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, विशेष विशेष, विशेषण विशेषण, इस तरीके के उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और उपमान उपमेय, उपमेय उपमान, ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। देखिएगा नवागंतुक शब्द है, नव है जो आगंतुक, नव है जो आगंतुक। आगंतुक कैसा बेटा? नव है, नया है। आगंतुक कैसा? नया है। आगे देखिएगा का पुरुष, कायर है जो पुरुष, पुरुष कैसा बेटा? कायर है। बहुमूल्य की बात कर लेंगे, बहुत है जिसका मूल्य, मूल्य कितना बेटा? बहुत है। आगे देखिएगा महापुरुष की बात कर लेंगे, महान है जो पुरुष, महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, वो है महापुरुष। आगे देखिएगा महाराजा, महान है जो राजा, महाराजा यानी कि महान है जो राजा। हीनार्थ, हीन है जिसका अर्थ,
तो हीन है जिसका अर्थ, विशेषण विशेष का संबंध है इन सभी में। सत है जो जन, जन की विशेषता बता दी, व्यक्ति की विशेषता बता दी कि वो कैसा है, सत है, अच्छा है, सच्चा है, ऐसा। आगे देखिएगा शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार, आचार कैसा शिष्ट है। वीर बाला, वीर है जो बाला। आगे देखिए महात्मा, महान है जो आत्मा। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, बुद्धि कैसी है तो मंद है। आगे देखिए भ्रष्टाचार शब्द है, भ्रष्ट है जो आचार, आचार कैसा है बेटा, भ्रष्ट है। आगे देखिए कृष्णांगी शब्द है, कृष्ण है जिसके अंग। पूर्णांक शब्द है, पूर्ण है जो अंक, पूर्णांक यानी कि पूर्ण है जो अंक, वो हो जाएगा पूर्णांक। आगे देखिएगा अंधविश्वास की बात कर लेंगे, अंधा है जो विश्वास, और उच्चायोग की बात कर लेंगे तो उच्च है जो आयोग। ठीक है ना। अब है बेटा उपमान उपमेय का संबंध। अब आपको दिखाता हूं मैं उपमान उपमेय का संबंध, उपमान उपमेय का संबंध। ठीक है ना। यहां हम देख रहे थे ये विशेषण विशेष का संबंध, ये हम अब तक देख रहे थे विशेषण विशेष का संबंध। अब हम उपमान उपमेय के संबंध की बात करते हैं। देखिएगा तो बेटा इसमें कुछ ऐसे उदाहरण आएंगे जैसे मृग नयनी, जैसे मृग नयनी कि मृग के समान नयनों वाली, तो उपमान उपमेय मृग के समान, मृग से तुलना कर दी ना बेटा, मृग से तुलना, तो मृग नयनी उपमान उपमेय का संबंध है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली, मीन यानी कि मछली के समान आंखों वाली, वो है मीनाक्षी। आगे देखिएगा चंद्रवदन, तो चंद्र के समान वदन, चंद्र से तुलना करते बेटा। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। घन घोर, घन के समान घोर। वज्रांग, वज्र के समान कठोर है जो अंग, वज्र के समान कठोर है जो अंग। आगे देखिएगा पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। आगे देखिएगा मृगाक्षी शब्द है, मृग के समान अक्षी वाली, मृग के समान अक्षी वाली। जैसे मृग नयनी शब्द है वैसे ही मृगाक्षी है। कर कमल, कमल रूपी कर। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। नर सिंह, सिंह रूपी नर। और देह लता, लता रूपी देह। मुखारविंद यानी कि अरविंद रूपी मुख। तो यहां उपमान उपमेय का संबंध इनमें देखने को आपको मिल रहा था। एक होता है छोटा सा समास, द्विगु समास, द्विगु। ठीक है ना। ये क्या होता है भाई द्विगु समास, आइए इसकी भी चर्चा कर लें कि द्विगु समास किसे कहा जाता है। ये कर्मधारय का ही एक भेद है, और कर्मधारय किसका भेद है तो आप जानते हैं कि कर्मधारय समास अपने आप में तत्पुरुष का भेद होता है। अब देखिएगा द्विगु समास का पूर्व पद, द्विगु समास का पूर्व पद गौण होता है। पूर्व समास का पूर्व पद कैसा होता है, गौण, और उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष का ही एक भेद है तो ऐसा होना ही होना है। और इसका पूर्व पद संख्यावाची, इसका पूर्व पद क्या होता है बेटा, संख्यावाची होता है, और अंतिम पद संज्ञा होता है। यह कर्मधारय समास का उपभेद होता है। क्या लिखा है, यह कर्मधारय समास का उपभेद होता है। देखिएगा जैसे यहां लिखा है इकट्ठा, एक जगह स्थित। इकट्ठा शब्द है एक जगह स्थित, एक जगह स्थित, तो ये हो गया पहला पद संख्यावाची। तिराहा, तीन राहों का समाहार, पहला पद संख्यावाची। लेकिन बेटा जब ये भी अगर विशेष अर्थ देने लगे ना तो बहुव्रीहि में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। चौराहा, चार राहों का समाहार, द्विगु। चौकोर, चार कोनों का समाहार। विशेष अर्थ नहीं दे रहे ना तभी द्विगु में रहेंगे, विशेष देंगे तो बहुव्रीहि हो जाएंगे। छमाही, 6 माहों के बाद आने वाली। आगे देखिए तिमाही शब्द है 3 माहों के बाद आने वाली। दुगुना शब्द है 2 बार गुना। दोबारा शब्द है 2 बार। दो मंजिला शब्द है 2 है जिसकी मंजिल। शतांश, शत है जिसका अंश, शत है जिसका अंश। और चतुर्भुज शब्द है 4 भुजाओं वाला। चतुर्भुज शब्द यानी कि 4 भुजाओं वाला। क्या, 4 भुजाओं वाला। तो बेटा ये है समास टॉपिक। यहां पर हमारा ये समास टॉपिक पूरा होता है। जल्दी से बताइएगा आप लोग कि अगर कोई डाउट हो तो। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो, कहीं कोई बात में आपको डाउट लगा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। बोलिए। तो यहां पर हमने ये समास कंप्लीट कर लिया बेटा। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। देखिएगा जैसे 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऐसा शब्द प्रश्न आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम समास कहते हैं, समास। आगे देखिएगा
समास के कितने भेद होते हैं? 3 4 5 6। हालांकि मैंने यहां 6 भी लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा बेटा, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है ना। या तो वहां 4 होगा या फिर वहां 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है ना। तो दो में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। विकल्प संख्या 20 में सही हो जाता, विकल्प संख्या 20। आगे देखिएगा कि समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहा जाता है। जब हम समास के पदों को अलग अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, समास के पदों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है समास के पदों को अलग अलग करना। आगे देखिएगा, यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो उसके अनुसार, यथाशक्ति, यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो, यथाशक्ति। तो देखिएगा, जितनी शक्ति हो यानी कि ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ गया। विकल्प संख्या डी इसमें सही, विकल्प संख्या डी। एक अंतिम प्रश्न आपको करवाता हूं कि रथ चालक का समास विग्रह क्या होगा? रथ चालक, या ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। इसका उत्तर आप लोग होमवर्क में दीजिएगा। ये है आपका PWHW, PWHW, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इसका उत्तर आप सभी दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन। तो ये सभी हमने पढ़ लिया बेटा। इस चैप्टर को हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ा, बहुत ही गहराई से हमने इस चैप्टर को पढ़ा। अब हम विराम लेते हैं और आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, तभी आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तभी आप लोग इतने सारे उदाहरण कर पाएंगे और पेपर में हर प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल लगे रहिए बच्चों, ठीक है ना। और खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार से टॉपिक के साथ। और बता भी देता हूं चलिए कि अगली क्लास किस टॉपिक पे होनी है। तो बेटा अगली क्लास होनी है आपकी वर्तनी शुद्धि, जिसे हम शब्द शुद्धि भी कहते हैं। इस टॉपिक पर अगली क्लास होगी, आप लोग तैयार करके आइएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।